स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। देखिए, हम लोग इससे पहले प्रियम्बल देख चुके हैं, ठीक है? प्रियम्बल देख चुके हैं, फंडामेंटल राइट को अच्छे से देख चुके हैं और वहाँ से क्या प्री और मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको भी देख चुके हैं, ठीक है? इससे पहले हमने डीपीएसपी के बारे में बताया है। डीपीएसपी के बारे में बताया तो एक तो प्रियम्बल हम लोग का समाप्त हो चुका है, फंडामेंटल राइट समाप्त हो चुका है और डीपीएसपी का इससे पहले वाले वीडियो में बात किया था, ठीक है? और हमने ये बताया था कि क्या-क्या क्वेश्चन आ सकते हैं डीपीएसपी। ये मुझे उम्मीद है कि 2023 में एक क्वेश्चन मेंस के लिए ज़रूर आएगा डीपीएसपी से रिलेटेड और उसमें हो सकता है यूपी से रिलेटेड हो कि डीपीएसपी को लागू करने में यूपी कहाँ तक सफल हुआ है, ये क्वेश्चन आएगा। थोड़ा ट्रिकी होगा और जब भी हम संडे को ऑनलाइन क्लास लेंगे, आप लोग याद करा दीजिएगा, अभी सोचिएगा यूपी से, वहाँ पे दिमाग खोलेंगे कि यूपी क्या कर रहा है इसमें, ठीक है? संडे को ऑनलाइन क्लास लेंगे तो उस दिन याद दिला दीजिएगा, उस दिन हम डिस्कशन कर लेंगे इस पे। दूसरी बात है कि हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना? इस पढ़ाई में विशेषतर ध्यान रखना कि हम लोग 5 वर्षीय कार्यक्रम नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना? तो हमें अभी जो पढ़ना है, चपक के पढ़ लेना है, ठीक है? कहते हैं ना, हपक के पढ़ लेना है। ये ऐसा नहीं है कि हम हर साल पढ़ते रहें, आदमी पढ़ते-पढ़ते बोर बोर हो जाता है। तो इस बार ही मेहनत करो और 100% रिजल्ट लाने का 2023 टारगेट रखो और इसमें हम सहायता करेंगे, ठीक है? लिखना आपको है, पढ़ना आपको है, तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? अगर सफलता पाना चाहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट रिवीजन पे चलते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बेसिकली ये इसमें रिवीजन भी होगा और आगे भी हम बताएंगे, तो ये ध्यान रखना। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो पढ़ चुके हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, उसको रिवीजन कर लेते हैं क्विक। तो पहला कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। कौन से भाग में है? तो भाग 4 में है और 36 से 51 तक डीपीएसपी का प्रावधान है, ठीक? अब आ जाते हैं नीति निर्देशक तत्व का। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है मेंस का, मोस्ट प्रोबेबल अगर कभी होगा तो यहाँ पे दिमाग चलाने के लिए एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या हो सकता है कि संविधान सभा, जो संविधान सभा है, वो संविधान सभा ने फंडामेंटल राइट को ही क्यों प्रवर्तनीय बनाया, डीपीएसपी को नहीं बनाया? डीपीएसपी को प्रवर्तनीय नहीं बनाया लेकिन फंडामेंटल राइट को बनाया। इसके पीछे आप तर्क या विपक्ष में पक्ष या पक्ष में अपना मत दें। तो देखो, इसको हम एक शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों बनाया गया? उसमें भारत 1947 में से आजाद हुआ, ये जानते ही होंगे। और जैसे ही आजाद हुए तो हमारे पास संसाधनों की क्या की थी? कमी थी। संसाधनों की कमी थी। कमी होने के नाते संविधान सभा के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि हम कैसे इतने कम संसाधन में हम सिक्योर कर पाएंगे फंडामेंटल राइट को और डीपीएसपी को। इसलिए उन्होंने वरीयता दी फंडामेंटल राइट को, क्योंकि फंडामेंटल राइट में ह्यूमन राइट की बात थी और हमने इससे पहले बता रखा है कि आर्टिकल 21 हो चाहे 97 देख लो या 45 आर्टिकल देख लो, पहले डिस्कशन अगर याद होगा तो पहले का डिस्कशन आप देख लेना। तो फंडामेंटल राइट अर्थात जो मानव अधिकार था, वो प्राकृतिक रूप से सभी को प्राप्त है, ठीक है? और उसको सुनिश्चित करना ज्यादा जरूरी था रेदर देन डीपीएसपी को। इसलिए संविधान सभा ने कहा कि ऐसा है, फंडामेंटल राइट को परिवर्तनीय बना देते हैं और डीपीएसपी को राज्य के संसाधनों के आधार पे छोड़ देते हैं। जैसे जैसे आर्थिक रूप से सशक्त होगा राज्य, वैसे वैसे डीपीएसपी को क्या करेगा? लागू करेगा, ठीक है? इंप्लीमेंट करेगा, उसका प्रावधान लेके आएगा। अतः ये आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे राज्य डीपीएसपी को आज भी क्या कर रहे हैं? एक एक करके लागू कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये एक रीजन था, ठीक। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? दूसरा रीजन देखो, एक तो हमने बताया कि संसाधन की कमी, दूसरा हमने बताया कि ह्यूमन राइट या मानव अधिकार को सुनिश्चित करना हमारा वरीयता था, तो वो था। और उस समय तीसरा क्या था कि उस समय राजनीतिक रूप से उथल पुथल था। तो उसको फंडामेंटल राइट में आपको मालूम है कि राजनीतिक लोकतंत्र की बात कहा गया है। फंडामेंटल राइट में क्या राजनीतिक लोकतंत्र की बात कहा, इसलिए उसको पहले वरीयता दिया गया, ह्यूमन राइट का बात रखे नहीं है, ठीक है ना? चौथा हम पक्ष दे सकते हैं कि अ, जो हमारा सबसे पहली बात है कि नीतियां बनाना है, जो नीतियां बनाना है और नीतियां बनाने के लिए हमें
शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, समाज कल्याण को क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि एजुकेशन या शिक्षा का स्तर क्या हो, अच्छा हो। केवल ऐसा नहीं है कि भारतीय जो नागरिक हैं उनके लिए, बल्कि जो राजनीतिक हैं उनके लिए अच्छा हो। तो पहले इस पे ध्यान दें। जैसे ही होगा तो प्रॉब्लम को क्या करेंगे, रिसर्च करके उसके आधार पे राज्य क्या करेगा, नीतियां बनाएगा। इस आधार को आप क्या कर सकते हैं, पक्ष में यूज कर सकते हैं कि क्यों नहीं लागू किया। ठीक है ना, तो ये हमारा एक हवा देने का हो, आप अपने वर्ड में। अब आ जाते हैं आर्टिकल में। डीपीएसपी के आर्टिकल में 36 का राज्य का परिभाषा दिया गया है, और सेम परिभाषा है जो आर्टिकल 12 में दिया गया है। आर्टिकल 12 में जो फंडामेंटल राइट में बोला था कि 3 स्तर पे ये बात कही गई है, केंद्र के स्तर पे, राज्य के स्तर पे, और तीसरा बात कहा गया है किसके स्तर पे, तो स्थानीय स्तर पे। ये तीनों मिलके ये तीनों ही राज्य की परिभाषा में आते हैं। ये हुआ। आर्टिकल 37 सिंपल सा है कि उसने साफ साफ बोल दिया कि ये प्रवर्तनीय नहीं है, जो डीपीएसपी है वो प्रवर्तनीय नहीं है, अकारण बता रखे हैं। अब आ जाओ 38(1) इंपॉर्टेंट। 38(1) में साफ साफ बोला गया जो न्याय है वो न्याय को स्थापना करना। और न्याय कितने होते हैं, 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो 38(1) क्या है, न्याय का स्थापना करना। 38(2) क्या, असमानता को कम करना। असमानता को कम करना याद रखेंगे, सिंपल सा। तो असमानता 3 तरीके से हो सकता है कि आर्थिक रूप से विषमता हो, प्रतिष्ठा के आधार पे हो, और अवसर के आधार पे असमानता हो। तो ये असमानता की 3 बातें हैं, तो इस पे समानता लाने की प्रावधान किया गया इसमें 38(2) में। अब आ जाओ 39 स्टार्ट करते। तो 39 में ए से लेके एफ तक है। तो देखो ए में क्या है, स्त्रियों और पुरुष को जीवन यापन की पर्याप्त व्यवस्था करना। तो जब भी बात करेंगे कि सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए 39 में, तो जीविकोपार्जन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीविकोपार्जन होना चाहिए सबसे पहली प्रायोरिटी में। और जीविकोपार्जन कब हो सकता है, जब संसाधनों का जनहित में प्रयोग हो। संसाधनों का क्या हो, जनहित में प्रयोग हो। याद करने का तरीका, जीविकोपार्जन देन संसाधनों का जनहित। और संसाधन जनहित में प्रयोग कब हो सकता है, जब संसाधनों का विकेंद्रीकरण किया जाए। तो ये 3 याद हो जाएगा। तो देखो ए में स्त्रियों और पुरुष के जीवन यापन की पर्याप्त व्यवस्था की बात का निर्देश दिया गया है राज्य को। देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग करने के लिए 39(b) में बोला गया है। 39(c) में उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण करना दिया गया है। अब आ जाओ डी में। जब हम इतना संसाधनों का विकेंद्रीकरण की बात किया, तो फिर एक बात करेंगे, समानता, समान वेतन। ऐसा ना हो कि समान कार्य के लिए समान वेतन ना हो। आज भी हमने डाटा जो दिया है उसमें देख लेना, बहुत अनइक्वलिटी है वेजेस में, लेकर मेल और फीमेल में सेम पद पे। ठीक है। 39(e) में क्या है, नागरिकों को स्वास्थ्य की रक्षा। तो जब भी स्वास्थ्य की बात करेंगे ना, तो 47, आर्टिकल नंबर 47 और 39(e) जरूर कोट करेंगे। ये डायमेंशन हमारा जरूर होना चाहिए, दिमाग में बैठा लेना। ठीक है। 39(f) में क्या है, तो बचपन और यौवन से शोषण से बचाना। मतलब कि किसी तरह के शोषण हो रहा है, चाहे बचपन में हो चाहे यौवन में हो, उस शोषण को क्या करना, बचाना। ये राज्य को क्या किया गया, निर्देश दिया गया। 39(a) कैपिटल ए है, यहाँ पे ध्यान रखना। निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करना और समान न्याय प्रदान करना, किसमें प्रावधान किया गया, 39(a) में। 40 में क्या बोला गया, पंचायतों का गठन है, पहली बात। और पंचायतों का सशक्तिकरण भी किसमें है, 41 में है। 41 में हमने याद करने का तरीका बताया। 41 मतलब डंडा की तरह दिखता है, तो डंडा सहारा देना। सहारा किसको दोगे, जब बेरोजगार होगा उसको सहारा देना, बीमार होगा तो डंडा दे दोगे तो चल पड़ेगा, वृद्ध होगा तो डंडा दे दोगे तो चल पड़ेगा, विकलांग होगा तो उसको डंडा दे दोगे तो चल पड़ेगा। तो मतलब बेरोजगारी, बीमारी और वृद्धावस्था, विकलांग में को सहायता देने का दिशा निर्देश किसमें दिया गया है, 41 में। 42 को याद करने का बताया था कि इसको उल्टा कर दो तो 24 हो जाएगा। 24 वीक का मातृत्व अवकाश दिया गया। अभी हालांकि बढ़ा के 28 कर दिया गया, लेकिन इससे पहले 24 था। तो मातृत्व अवकाश मतलब कि महिलाओं की प्रसूति में सहायता कौन देगा, 42 में। ठीक है ना। और काम की मानवीय दशाएं सुनिश्चित करने की बात कौन करता है, 42 कहता है। 43 मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात करता है और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात करता है। तो जो निर्वाह मजदूरी है वो बात किस में कहा गया, 43 में। दूसरा कुटीर उद्योग की बढ़ावा देने की बात कहा गया है किसमें, 43 में। 43(a) में
उद्योगों के प्रबंधन और मजदूरों की भागीदारी के बारे में बात कहा गया कि उद्योग के जो भी प्रबंधन होंगे उसमें मजदूर भी क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे या भागीदारी करेंगे, ऐसा राज्य को दिशा निर्देश दिया गया। ठीक है, देखो ऐसा है ना कि जब कोविड आया था, कोविड-19 ने हमारी सारी कमियों को उजागर किया है। आपको लग रहा होगा कि आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर भारत गवर्नमेंट ऐसे ही लेके आया, नहीं। आत्मनिर्भर भारत के पीछे कुछ रीजन है। जब एनालिसिस करोगे इसको आत्मनिर्भर भारत को, तो आपको दिखाई देगा इससे पहले तक, कोविड से पहले तक उद्योगों को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा था, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट को लाभ दिख रहा था। अडानी अंबानी जैसे लोग क्या कर रहे थे, उनको फेवर में गवर्नमेंट नीतियां बना रही थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही कोविड आया, ये उजागर कर दिया कि भाई जितने लोग प्रवास किए थे, जो बाहर जाके रह रहे थे, वो पीड़ित हुए और पीड़ित होकर फिर गांव की तरफ आए। तो इसके पीछे रीजन था कि भाई गांव, जब ग्रामीण सेक्टर सशक्त नहीं होगा तो माइग्रेशन बढ़ेगा, और माइग्रेशन बढ़ेगा तो शहरों में जाएगा, शहर की प्रॉब्लम है वो तो स्टार्ट होगा ही। साथ ही साथ ये जब जब कोविड जैसी महामारी आएगी, उसमें उसके दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। इसलिए आत्मनिर्भर भारत लेके आया। और आत्मनिर्भर भारत में देखो, गांधी जी की जो संकल्पना था कि भाई 68% भारतीय समाज गांव ग्रामीण में बसती है, और कैसे सोच सकते हो कि बिना ग्रामीण को सशक्त किए बिना आप भारत को सशक्त कर सकते हो या बलशाली बना सकते हो या महाशक्ति के रूप में हो सकता है? नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। आपको फोकस देना ही है। इसीलिए ने देखो कितना बड़ी बात जो आज घटित हो रहा है, गांधी जी बहुत पहले बोल दिए थे कि ग्रामीण समाज को आपको सशक्त करना पड़ेगा, और जब ग्रामीण समाज सशक्त हो जाएगा तो भारत अपने आप सशक्त हो जाएगा। और तब जाके ये आत्मनिर्भर भारत को लेके आए थे। और देखना, आत्मनिर्भर भारत में जो रेहड़ी पट्टी वाले हैं, ठीक है, एमएसएमई हैं, इन सबको, कुटीर उद्योग हैं, इन सबको टारगेट किया गया कि इनको सशक्त करो भाई। तो ऐसे नहीं है, जब पढ़ोगे तो एनालिसिस करोगे तो सारी चीजें आएंगे। ठीक है ना। अब देखो 43 बी में सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देने की बात कहा गया है। ठीक है, अब सहकारी संस्थाओं की बात कौन से आर्टिकल में किया गया है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, ये सुन रहे हो। जब कमेंट करोगे, पार्टिसिपेट करोगे, उतना ही अच्छा लेक्चर हमें क्या प्रमोशन मिलेगा, मतलब हम प्रोत्साहित होंगे कि आप लोग कमेंट कर रहे हो, उत्सुक हो जानने के लिए। तो हम अच्छे अच्छे ट्रिक या अच्छा कंसेप्ट बताएंगे या विश्लेषण करेंगे। जब आप लोग कमेंट ही लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, तो फिर वहीं पे रहेगा, फिर हम समझ ही रहे हैं। चलिए आर्टिकल 44 पे आते हैं। तो 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता ये अभी न्यूज में है, तो ये ध्यान रखना कि 2023 के लिए, मेंस के लिए अच्छा टॉपिक है, इसे तैयार करके रखना। 45 में क्या है, 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्य अवस्था देख रेख और शिक्षा की व्यवस्था करना। किसको दिया गया, राज्य को दिया गया। राज्य को दिशा निर्देश दिया गया कि आप आर्टिकल 45 के तहत 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं, उनकी बाल्य अवस्था का देख रेख करना और शिक्षा की व्यवस्था करना। ठीक है ना। जो इससे पहले अगर देखें तो 46वें संविधान संशोधन से पहले यहाँ 6 की जगह क्या था, 14 था। ठीक है ना। अब जब 46वें बोल रहे हैं, सॉरी, 86 संविधान संशोधन लेके आया गया, तो यहाँ पे 6 कर दिया गया, और 6 से 14 वर्ष तक राइट टू एजुकेशन दे दिया गया, जो फंडामेंटल राइट है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। फंडामेंटल राइट किसके तहत आता है, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A के तहत। 46 को याद करने का तरीका बताया कि चौका छक्का है किसके लिए, SC ST और OBC के लिए। ठीक है ना, चौका छक्का है। और ये चौका छक्का किसके लिए है, तो जो शैक्षिक है और आर्थिक स्तर है उनको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है ना। तो ये 46 हो गया। 47 में 3 बातें कहा गया है। एक तो पोषण के बारे में बात कहा गया है, ठीक है। दूसरा जीवन स्तर के बारे में बात कहा गया है, जीवन स्तर। और तीसरा बात कहा गया है कि इसमें मादक द्रव्य या पदार्थ को प्रतिबंधित करने के लिए। ये 3 बातें कहा गया है। तो जब भी आप स्वास्थ्य के ऊपर लिख रहे हो, तो हमने बताया था ना कि 39E और 47 ये हमेशा यूज करना एक डायमेंशन के रूप में। ठीक है ना।
अब आ जाओ 48 में दो बातें बोला गया कि कृषि और पशुपालन का गठन किया जाए, पहली बात। दूसरी बात बोला गया गाय और जितने भी दुधारू पशु हैं उनका वध न किया जाए या उनके वध को प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है। 48A में क्या है कि पर्यावरण का, वन का और वन जीव का संरक्षण की बात कहा गया है। 48A में कहा गया है, ध्यान रखना। 49 को याद करने के लिए हमने बताया था कि मान लो कुतुब मीनार क्या है, 49 मीटर हाइट है, सिर्फ मान लेने के लिए बोला था, एक्चुअली में है नहीं। तो 49 के तहत क्या होता है, जो ऐतिहासिक है, कलात्मक महत्व के स्मारक हैं, स्थान है, चाहे वस्तु हैं, उनको क्या करना, संरक्षण देना 49 में है। खाओ 50-50। ठीक है। 50-50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलगाव की बात कहा गया। और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन से आर्टिकल में बोला गया, 51 में। और ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना। अब आते हैं आगे। देखो संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए, यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा बनता है प्री में और लड़के फंस जाते हैं, तो हमने इसको अलग एकदम सीधे सीधे कोट कर दिया है, तो ये ध्यान रखना है और रट जाना है। देखो 42 संविधान 42 संविधान संशोधन कब आया था, ये ईयर पूछ लेगा। और अक्सर 42 और 44 में ईयर में कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखना कि 42 के 2 वर्ष बाद आया था क्या, 44 यहाँ पे रिपीट हो गया है। तो इसमें 42 में 43A, 48A और 39F ये जोड़ा गया था संविधान में। ठीक है। 44 में कौन सा जोड़ा गया था, 38(2) जोड़ा गया था। ठीक है ना। और 97 जो संविधान संशोधन हुआ उसके लिए कौन सा जोड़ा गया, तो 97 अमेंडमेंट कब आया था, 97 अमेंडमेंट आपको बताया कि 2011 में आया था। कब आया था, 2011 में आया था। और इसके तहत 43B जोड़ा गया था। याद है कि 19(1)C जोड़ा गया था। ठीक है। और उसी को प्रमोट करने के लिए नीति निर्देशक तत्व में ये 43B भी जोड़ा गया। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। अब आ जाते हैं आगे। नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण 3 वर्गीकरण में किया जाता है। एक समाजवादी विचारधारा से प्रेरित है। ठीक है। दूसरा कौन, गांधीवाद से प्रेरित है। और तीसरा उदारवाद से प्रेरित है। और इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन मेंस के लिए बन सकता है कि नीति निर्देशक तत्वों को वर्गीकरण कीजिए, या डीपीएसपी समाजवाद, गांधीवाद, उदारवाद से प्रेरित है, इसके पक्ष में अपना तर्क दीजिए। ठीक है। तो ये क्वेश्चन किसी तरह घुमा के आ सकता है। तो हमने बताया कि समाजवाद से प्रेरित होने के लिए कौन कौन से आर्टिकल हैं, 38(2), 39B, 39C, 43, 43A। हमने क्यों यहाँ पे डिटेल में नहीं बताया, डिटेल में इसलिए नहीं बताया, जब भी हम अगर यहाँ लिख देंगे तो आपको याद नहीं होगा। तो अगर आपको ये याद है आर्टिकल और यहाँ बोल भी नहीं रहे, अगर याद है तो ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं याद है तो पीछे जाके आप लोग या अपने नोट्स को खोल के जरूर देखें और याद करें। ठीक है। गांधीवाद से प्रेरित के लिए 3 आर्टिकल हैं, 40, 47, 48 और 51। तो ध्यान रखना अहिंसा से कौन सा जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना 51 है बस ये। तो ये गांधीवाद से, उदारवाद से बोले या बौद्धिक मत से बोले या आधुनिक विचारधारा से बोले या पश्चिमी से कौन कौन से प्रावधान लिया गया है, तो 39D, 50 और 49। तो ये ध्यान रखना 3 जब भी होगा इसी के सपोर्ट में ये इसको आर्टिकल के व्याख्या कर दोगे, आर्टिकल के प्रावधान लिख दोगे, हो जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब आ जाओ नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कथन बोला, और कथन ही आपके सीधे सीधे मेंस में क्वेश्चन बनेंगे। और हवा यहाँ देंगे, चूंकि रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन में हमारा है कि हवा देना मतलब कि दिमाग खोलना। केटी शाह ने बोला था, केटी शाह ने, प्री में सीधे सीधे कथन पूछ लिया जाएगा। तो केटी शाह ने बोला था कि जो डीपीएसपी है ये ऐसे चेक की भांति है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। किसने बोला था, केटी शाह ने। अब यही क्वेश्चन बन जाए कि केटी शाह ने चेक की डीपीएसपी को बोला कि चेक की भांति है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। इस पे टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी कीजिए। अब करना क्या होगा आपको, तो चेक की भांति मतलब हमने बताया था ना कि परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है। कौन सा, ये डीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं है। और ये सीधे सीधे संविधान सभा ने छोड़ दिया था कि राज्य को दिशा निर्देश देके कि आप इसको लागू करेंगे, जैसे जैसे आप सशक्त होंगे वैसे वैसे ये प्रावधानों को लागू करेंगे।
तो वही कहने का मतलब है कि ऐसा चेक है कि राज्यों के ऊपर निर्भर करता है कि दें कि ना दें। ठीक है ना, तो ये इसका मूल एसेंस है, तो ये ध्यान रखना। दूसरा क्या है, नसरुद्दीन नसरुद्दीन ने क्या बोला था कि ये जो डीपीएसपी है वो 9 वर्ष की शुभकामनाएं हैं। ये भी मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। अब जरा सा देखो, 9 वर्ष की शुभकामनाएं का मतलब क्या, कि हमने बताया था कि फंडामेंटल राइट को तो दे दिया, डीपीएसपी को जो भी प्रावधान दिए गए हैं, अगर एक बार में कोई, मान लो कि कोई एक प्रावधान लागू किया गया, सपोज करो समान नागरिक संहिता लागू किया गया, तो वो राज्य के लिए क्या होगा, 9 वर्ष के समान होगा। कोई भी प्रावधान लागू होंगे तो वो 9 वर्ष की शुभकामनाएं होंगे, अर्थात वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देंगे। ठीक है ना, और 9 जब ये बढ़ावा होगा तो लोगों के लिए वो 9 वर्ष के समान होगा। ठीक है, तो ये इसका एसेंस है, ये ध्यान रखना। आइवर जेनिंग्स ने बोला था कि डीपीएसपी पवित्र इच्छाएं हैं, पवित्र इच्छाएं हैं। क्वेश्चन मीन्स में पवित्र इच्छाएं को सपोर्ट कैसे करोगे, कि देखो इसमें समाज कल्याण की बात कहा गया है। क्या बोला गया है, समाज कल्याण के बारे में। और समाज कल्याण, जहां भी समाज कल्याण की बात होती है वो हमेशा पवित्र माना जाता है। और समाज कल्याण के लिए क्या क्या प्रावधान दिया गया है ये आप लिख दोगे और उसको सपोर्ट करते हुए बोलोगे कि पवित्र इच्छाएं हैं। और हम बता चुके हैं इस चीज को लेकर। ठीक है ना, अब देखो नीति निर्देशक तत्वों को फेबियन समाज की झलक मिलती है, फेबियन समाज की झलक मिलती है। अब आप लोग डर गए होंगे कि फेबियन समाज का होता है, इससे पहले तो फेबियन समाज नहीं पढ़ा भैया। हम लोग प्रियम्बल में चिल्ला चिल्ला के कि भारतीय समाजवाद वो लोकतांत्रिक समाजवाद की तरफ जुड़ा हुआ, झुका हुआ है। ठीक है, ये अच्छे से डिस्कशन किए। तो फेबियन वर्ड जो है ना, फेबियन वर्ड वो लोकतांत्रिक समाजवाद को रिप्रेजेंट करता है, लोकतांत्रिक समाजवाद को रिप्रेजेंट करता है। और जो फेबियन वर्ड है वो ब्रिटेन में यूज किया जाता है, किसके लिए, लोकतांत्रिक समाजवाद के लिए। तो हो गया। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या बोला था डीपीएसपी के को लेके, बोला था कि अब देश में आर्थिक लोकतंत्र लाने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा प्रभावशाली कौन होगा, डीपीएसपी होगा। केएम पाणिकर ने क्या बोला था कि डीपीएसपी आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाने के लिए जरूरी है। ध्यान रखना, अंबेडकर ने बोला था आर्थिक लोकतंत्र लाने के लिए और केएम पाणिकर ने बोला था समाजवाद लाने के लिए। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है मेंस में, तो हमने कहा कि समाजवाद लाने के लिए क्यों है इसका पक्ष में, आप इस पे सोचिए। अगर नहीं होगा आपको समझ में तो आप लोग ऑनलाइन में जब डिस्कशन होगा याद करा दीजिएगा, वहां पे हम क्या करेंगे, आपका माइंड खोलेंगे। ग्रेनविल आस्टिन ने बोला था कि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति की ओर ले जाता है। और यहां से भी क्वेश्चन होगा कि डीपीएसपी सामाजिक क्रांति है, चर्चा कीजिए। तो डीपीएसपी सामाजिक क्रांति है, क्यों नहीं है भैया, समानता लाना है, असमानता को कम करना है, ये भी क्रांति है। ठीक है, पोषण को बढ़ावा देना है, जीवन स्तर को बढ़ावा देना है, हम केवल हवा दे रहे हैं, जीवन स्तर को बढ़ावा देना है। ठीक है, मादक द्रव्य को क्या करना है, प्रतिबंधित करना है। ठीक है, समान वेजेस देना है, समान कार्य के लिए समान वेतन देना है। ये सब क्या है, सामाजिक क्रांति है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। अब आ जाओ नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना करना। आलोचना करने में क्या है कि एक तो आलोचना किया जाए कि अपरिवर्तनीय है। ठीक है, और इसमें बात हमने बताया है इससे पहले कितनी बार कि डीपीएसपी में तो ये बताया गया है, दिशा निर्देश तो दिया गया है, किसको दिशा निर्देश दिया गया है, राज्य के लिए, लेकिन उससे प्राप्त कैसे किया जाए उसका साधन नहीं बताया है। इस बात में आलोचना किया जाता है। तीसरी बात कि डीपीएसपी को लेके संसद संसद और न्यायपालिका में हमेशा विवाद देखने को मिला है, और विवाद हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, वैश्वीकरण के दौर में कुछ ऐसे डीपीएसपी हैं जो अप्रासंगिक हो गए हैं, तो इसकी बात पे भी आलोचना किया जाता है। नीति निर्देशक तत्व क्या करते हैं, ये डीपीएसपी नैतिकता को कानून के द्वारा लागू करने की कोशिश करता है। डीपीएसपी में जब समाजवाद या समाज कल्याण क्या है, समाज कल्याण के अंतःकरण से किसी आदमी की क्या है, नैतिकता है। अगर अंतःकरण से वो चाहेगा समाज कल्याण करना तो वो करेगा। लेकिन इसमें क्या किया गया है कि इसमें प्रावधान दे दिया गया है या कानून बनाया जाता है, तो इस पे भी आक्षेप लगता है कि भैया देखो ये जो नैतिक होना चाहिए मनुष्य को, उसको लागू किया जा रहा है कानून बना के। जबकि इसके पक्षधर थे गांधी जी,
गांधी जी हमेशा विपक्ष में थे क्या, कि नैतिकता को कभी भी कानून द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है, कानून के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, कुछ नीति निर्देशक तत्व आजादी के 7 दशकों के बाद भी लागू नहीं हो पाए, इस बात पे भी आलोचना किया जाता है। ठीक, अब आ जाते हैं महत्व के बारे में। तो डीपीएसपी का महत्व क्या है, तो जितने भी नीति निर्देशक तत्व में राज्य को दिशा निर्देश दिया गया किसके बाद में, कल्याणकारी योजना चलाने में, तो ये महत्व है, प्रोग्राम चलाने में ये महत्व है। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र लाने में सहायक होगा। ठीक है, अतिवादी नीतियों से देश की रक्षा करता है। अब ये समझ में लो कि अतिवादी नीतियों से, जैसे कि अगर मान लो कि बहुत एक्सट्रीम कोई नीति चली आ रही है और उस एक्सट्रीम नीति का मतलब कि सरकार का तानाशाही दिख रहा है, उसमें तानाशाही दिख रहा है, तानाशाही दिख रहा है ये कि उद्योगों को प्रमोट कर रहा है, उद्योगों को प्रमोट कर रहा है और कुटीर उद्योग को क्या कर रहा है, हतोत्साहित कर रहा है, तो फिर यहाँ पे तानाशाही देखने को मिलेगा, यह एक पक्षीय हो जाएगा। तो इस पे आलोचना होगा, आलोचना होगा तो सरकार को तानाशाही से बचाएगा, मतलब तानाशाही से की तरफ जाने के लिए बचाया जाएगा। और उस तानाशाही से कौन बचाएगा, तो फोर्थ पिलर और फिफ्थ पिलर। फोर्थ पिलर में हम जानते हैं कि कौन आता है, प्रेस मीडिया वगैरह आते हैं, और फिफ्थ में सामाजिक जो संगठन आते हैं वो आते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मूल्यांकन का आधार प्रस्तुत करती हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लो कि केरला में क्या है, बहुत अच्छे का एजुकेशन देखने को मिलता है, और फीमेल और मेल दोनों में देखने को मिलता है। तो वहां पे देखोगे सामाजिक स्तर केरल में ज्यादा अच्छा है। तो किस आधार पे बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वो उसने डीपीएसपी को बहुत अच्छे से लागू कर रखा है और उसको बैकबोन की तरह काम करता है। और जहां पे ये डीपीएसपी अच्छा लागू नहीं है, जैसे बिहार में लागू अगर नहीं है, तो वहां पे एजुकेशन सिस्टम क्या है, ध्वस्त है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि हमने एक एग्जांपल लिया, ये कोई भी आधार आप ले सकते हो। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों में संविधान का दर्शन पाया जाता है। हमने बताया था इससे पहले कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में जो हम प्रियम्बल का दर्शन बोले थे, और यहाँ नहीं बताएंगे पूरा डिटेल में, जो प्रियम्बल का दर्शन बताए थे ये दोनों में ही पाया जाता है। ठीक है ना, अब आ जाओ मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में डिफरेंस क्या है। तो फंडामेंटल नकारात्मक स्वरूप लिए हुए हैं, जबकि सकारात्मक है कौन, नीति निर्देशक। और जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, उसके हनन पे आर्टिकल 32 के तहत हम कहा जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, अर्थात प्रवर्तनीय है। लेकिन आर्टिकल 37 अप्रवर्तनीय बना देता है डीपीएसपी को। ठीक है, फंडामेंटल राइट की ऊपर सीमाएं हैं, जबकि डीपीएसपी में कोई सीमा नहीं लगाया गया। जहां भी हम फंडामेंटल राइट 17 और 24 छोड़ के जितने भी बताए हैं उसमें कुछ ना कुछ अपवाद बताए हैं, और अपवाद के साथ साथ सीमाएं भी बताए हैं। ठीक है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व में ऐसा कुछ नहीं है। फंडामेंटल राइट का क्या हो सकता है, निलंबन हो सकता है, और विशेष प्रक्रिया के द्वारा हमने बताया था कि 358 और 359 का निलंबन की बात करता है आर्टिकल। ठीक है ना, जबकि डीपीएसपी को जब तक लागू ही नहीं किया गया, अगर लागू ही नहीं किया गया तो तब तक निलंबित होता है, लागू कर दिया गया तो ठीक है। ठीक, तो ये ध्यान रखना। पूरकता की बात, यहां से मेंस का क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी तत्व एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। अपना मत दीजिए मेंस में। ठीक है, तो कैसे देंगे, फंडामेंटल राइट से हमने बताया, कितना चिल्ला चिल्ला के बोला कि फंडामेंटल राइट में हमारा क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र की बात कहा गया है। और वहीं डीपीएसपी में हमारा किसका, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात कहा गया है। और किसी भी देश के लिए ये तीनों चीजें क्या हैं, जरूरी हैं। तो एक भाई केवल फंडामेंटल राइट को लागू करोगे तो नहीं होगा ना, ये दोनों लागू करोगे तभी क्या होगा, देश विकास करेगा या विकसित होगा। ठीक है, तो इस आधार पे हम कहेंगे कि पूरक है। दूसरा है कि मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट है, वो अधिकार हैं जो पहले ही हम दे चुके हैं। ठीक है, दोनों ही अधिकार हैं, मतलब कहने का फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों अधिकार हैं। फंडामेंटल राइट को हम पहले ही दे चुके हैं, डीपीएसपी को भविष्य में ये अधिकार देने के लिए बात कही गई है, या राज्य को क्या दिया गया है, दिशा निर्देश दिया गया है।
ठीक है। और एक और बात देखें कि जहां पे फंडामेंटल राइट व्यक्ति के व्यक्ति के व्यक्ति के हित को आगे बढ़ाता है, व्यक्ति के हित को आगे बढ़ाता है, वहीं डीपीएसपी क्या होता है, पूरे समुदाय का हित बढ़ाता है, पूरे समुदाय का हित बढ़ाता है। ठीक है। और दोनों में फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में दोनों में ही संविधान के दर्शन पाए जाते हैं, इसलिए पूरक है। ठीक। तो ये पूरकता का बात बोलोगे। अब जरा सा देखो क्या बवाल रहा है, विवाद का तत्व रहा है किसको लेके, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी को लेके। तो डीपीएसपी में 39B जो बोलता है कि देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग किया जाएगा, और 39C में बोलता है कि उत्पादन के साधनों का क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा या विकेंद्रीकरण होगा। इसको लेके डीपीएसपी मतलब तराजू पे दो पल्ला रख दिया। डीपीएसपी में ये प्रावधान और फंडामेंटल राइट में 14, 19 और 31 का प्रावधान, इन दोनों को लेके क्या हुआ, विवाद उठा। और किसके बीच में विवाद उठा, तो संसद और न्यायपालिका में। ठीक है, न्यायपालिका को। तो चाहे संसद और न्यायपालिका को लेकर डीपीएसपी से क्या विवाद पूछे तो ये आर्टिकल मेंशन करना पड़ेगा, या मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या विवाद के मुद्दे हैं तो आपको ये आर्टिकल रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है। तो चुनौती क्या है इन दोनों को लेकर, कि भूमि सुधार कानून और संपत्ति के अधिकार को लेकर दोनों के सामने चुनौती है। मतलब डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में अगर कहें तो इस अधिकार को लेकर क्या है, चुनौती है। या संसद और न्यायपालिका में विवाद का कारण क्या है, तो इन्हीं दो के कारण है, यही दो कारण है। ठीक है। अब आ जाओ समाधान कैसे किया गया। समाधान कैसे किया गया, तो संसद ने एक कानून बनाया आर्टिकल 31B। इसमें बोला कि जो भी नौवीं अनुसूची कब आया था, तो 1951 में आया था। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन प्री में पूछा गया। तो जो भी नौवीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा, आर्टिकल 31B में बोला गया। और संसद ने कानून बना के संशोधन करके ये बोला कि जो भी नौवीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। भाई तब आया केशवानंद भारती। केशवानंद में बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया। अब मिनर्वा मिल ने 1980 में जो न्यायिक जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक पुनरावलोकन है, उसको बेसिक स्ट्रक्चर घोषित कर दिया। किसने, मिनर्वा मिल ने। बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत किससे आया, केशवानंद भारती ने। और न्यायिक पुनरावलोकन को बेसिक स्ट्रक्चर किसने घोषित कर दिया, मिनर्वा मिल्स ने। तो बामन राव केस आया, तो बामन राव केस ने बोला कि नौवीं अनुसूची का पुनरावलोकन हो सकता है, और ये आधार बनाया किसको, मिनर्वा मिल्स को। केवल यही बोला कि नौवीं अनुसूची में न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। तो आईआर कोहलो केस आया 2007 में। इसने क्लियर कट बोला कि जो केशवानंद भारती का वर्डिक्ट आया था 24/4, कब आया था, 24/4/1973 को आया था वर्डिक्ट। अगर उससे पहले कोई नौवीं अनुसूची में विषय शामिल कर दिया गया है, उसका पुनरावलोकन नहीं हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। लेकिन 24/4/1973 के बाद अगर कोई भी नौवीं अनुसूची में डाल दिया गया है, उसका न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो जब भी ये नौवीं अनुसूची की बात आएगी तो तर्क ये आप इन केस के आधार पर दोगे, और इसको जितनी बार रिवीजन करो उतना ही अच्छा है। ठीक। अब देखो मूल अधिकार और डीपीएसपी में किसको वरीयता दिया जाए, तो इसको लेकर भी युद्ध हुआ। कोई बोले कि फंडामेंटल राइट बड़ा है, को वरीयता देना चाहिए डीपीएसपी को। कोई बोले कि डीपीएसपी को वरीयता देना चाहिए फंडामेंटल राइट को। कोई बोला कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट क्या है, बराबर है। और कोई कहा कि नहीं भैया ऐसा है, ये दोनों फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी एक दूसरे के क्या है, पूरक है, एक दूसरे के पूरक हैं। और वर्तमान समय में यही स्वीकार किया गया। तो चलो ये कहानी देख लेते हैं। चंपक दोराई राजन केस आया था 1950 में। उसने बोला कि फंडामेंटल राइट को वरीयता देना चाहिए डीपीएसपी पे। सिंपल, वरीयता की बात जब भी क्वेश्चन मेंस में अच्छा क्वेश्चन आएगा, यही आपको तर्क देना होगा। फिर केरल शिक्षा विधेयक आया केस 1957 में। यहां पे बोला गया कि पूरक हैं दोनों। तब तक 1971 में संसद एक और बवाल खड़ा कर दिया।
संसद ने संविधान संशोधन किया 25वां, और 25वां संविधान संशोधन में बोला कि जो डीपीएसपी के 39 बी है और 39 सी है, वो फंडामेंटल राइट के 14, 19 और 31 से बरी है, मतलब वरीयता में रखते हैं। ये कौन से संविधान संशोधन में बोला? 25वां में। फिर इसको चुनौती दिया गया केशवानंद भारती केस में। तो केशवानंद भारती ने बोला कि 25वां संविधान संशोधन सही है, यहां वरीयता देना चाहिए। तो सरकार को लगा कि वाह, हम बहुत ताकतवर हैं। 42वां संविधान संशोधन में बड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा गर्क ये किया कि 76 में उन्होंने और उत्साहित होकर बोला कि जी नहीं, यही दो नहीं, पूरा डीपीएसपी को वरीयता देना चाहिए फंडामेंटल राइट पे। संसद ने 42वां संविधान में। फिर मिनर्वा मिल्स आया, कहा कि ऐसा है, ज्यादा उछलो नहीं। 42वां का जो ये पार्ट था, डीपीएसपी इज ग्रेटर देन फंडामेंटल राइट, मतलब डीपीएसपी ज्यादा को वरीयता देना है पूरे डीपीएसपी को मौलिक अधिकार से। कहा कि नहीं, ये गलत है। किसने कैंसिल किया? 1980 में 42वें संविधान संशोधन का जो ये हिस्सा था, बहुत सारा 42वें संविधान संशोधन को आपको मालूम है कि छोटा संविधान बोला जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन उसमें एक ये भी था, उसको कैंसिल कर दिया मिनर्वा मिल ने। तो हुआ क्या? वर्तमान स्थिति बना क्या? मौलिक अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं। और कौन से केस में बोला गया? मिनर्वा मिल्स में, ठीक है। और ये भी बोला कि डीपीएसपी के जो ये प्रावधान है वो वरीयता रखते हैं फंडामेंटल 14, 19 और 31 पे, अर्थात कि इन दोनों का उल्लंघन हो रहा है तो ऐसे को लेके आप ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते कि देखो साहब, 14 और 19 और आर्टिकल 31 का हनन हमारा हो रहा है क्योंकि ये लागू कर रहे हैं 39 बी और 39 सी, ठीक है। और तीसरा क्या इंपॉर्टेंट है कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच में संतुलन, जो पूरक बोला है संतुलन, इसको बेसिक स्ट्रक्चर घोषित कर दिया मिनर्वा मिल ने। संतुलन को बेसिक स्ट्रक्चर घोषित कर दिया। लो, बवाली खत्म। अब संसद जो उछल लेते वो खत्म। अब समान नागरिक संहिता के पक्ष और विपक्ष में बात करें तो देखो, विपक्ष में तर्क दिया जाता है कि धार्मिक स्वतंत्रता हमारा क्या है? एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। अतः जब हम समान नागरिक संहिता लागू करेंगे तो आर्टिकल 25, 26 और 29 के खिलाफ होगा, तो नहीं लागू होना चाहिए। दूसरा क्या कि शुरू से बोला जाता है कि शुरू से ही समान नागरिक संहिता का अभाव रहा है, इसलिए लागू नहीं करना चाहिए। तीसरा बोल रहे हैं कि अगर समान नागरिक संहिता लागू करते हैं तो जो हमारे अल्पसंख्यक वर्ग हैं, ठीक है, या जो धार्मिक समुदाय हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके मन में असुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा, फिर आतंकवाद, क्षेत्रवाद और अलगाववाद जैसी घटनाएं बढ़ जाएंगी। चौथा बोलते हैं कि ऐसा है कि साहब, जो राजनीतिक दल हैं वो इसका विरोध करती हैं। क्यों? क्योंकि अगर समान नागरिक संहिता लागू कर देंगे तो उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा, जो धर्म के आधार पे भेदभाव करती हैं या वोट मांगती हैं धर्म के आधार पे, ठीक है। तो राजनीतिकरण से उनको फायदा नहीं मिलेगा, वोट की राजनीति प्रभावित होगी, इसलिए कई दल इसका विपक्ष में सोचते हैं। अब पक्ष में क्या है? तो कहते हैं कि देखो भाई, पक्ष में सबसे बड़ा बात रखना चाहिए कि जो विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मुद्दे हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड में लागू होंगे। और ये सारे मुद्दे धार्मिक मुद्दे ना होकर लौकिक मुद्दे हैं, संसारिक मुद्दे हैं। तो अतः इन दोनों में विभेद रखना चाहिए लोगों को, तो इसको लागू करना ठीक है। दूसरा बोलता है कि देखो, अगर यूनिफॉर्म यूसीसी अगर लागू नहीं होगा तो इसमें स्त्रियों का शोषण बढ़ जाएगा, उनका स्वाधीनता और लैंगिक न्याय क्या होगा? प्रभावित होगा। अतः इसको लागू करना चाहिए। और जहां भी यूसीसी लागू नहीं होगा वहां पे समानता क्या होगा? विषमता बढ़ेगी। विषमता क्या होगा? बढ़ेगा। अतः ये हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में होगा, ठीक है। अगर यूसीसी, समान नागरिक संहिता न होने से समाज में क्या होगा? रूढ़िवादी बढ़ेगा, ठीक है ना, अंधा अनुकरण बनेगा, ठीक है। और जो कर्मकांड है उसको ज्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा। इसको देखते हुए कहेंगे कि ये क्या है? समान नागरिक संहिता को लागू करना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि रूढ़िवादिता और जो अंधा अनुकरण है, कर्मकांड है, उसको हतोत्साहित करने के लिए समान नागरिक संहिता को लाना चाहिए।
तो फिर ये हमने पक्ष विपक्ष में रख के अपना व्यू देंगे, हम जरूर अपना व्यू देंगे। यहाँ पे व्यू ये देंगे, पहला व्यू देंगे कि देखो यूसीसी को लागू तो करना चाहिए, लेकिन लागू करने से, या सुझाव कह सकते हैं, सुझाव देंगे, लागू करने के साथ साथ हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। क्या सावधानियां बरतना चाहिए? तो पहला कि सबको जागरूक करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए कि इससे क्या फायदे हैं, या किसी एक क्षेत्र में लागू करके उसका डाटा कलेक्ट करके लोगों को दिखाना चाहिए कि देखो क्या कितना बढ़िया है ये। ठीक है। दूसरा क्या है कि सभी धर्मों के जो अच्छी अच्छी बातें हैं, सभी धर्मों को ग्रंथों से अच्छी अच्छी बातें निकाल के और ऐसा यूसीसी बनाना चाहिए। और तीसरी बात है कि जो नागरिक संहिता है, समान नागरिक संहिता, एक बैक नहीं लागू करके धीरे धीरे लागू करना चाहिए। कोई एक प्रावधान, जैसे विवाह को लेके एक प्रावधान बना दिया, उसके बाद तलाक को लेके बना दिया, ठीक है, वैसे उत्तराधिकारी को लेके बना दिया, तो उसके बाद धीरे धीरे लागू करके, और साथ में तथ्यपूर्ण आंकड़े रखने चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है ना, और समाज को जागरूक करना चाहिए। तो ये हम पक्ष दे सकते हैं। ठीक। अब आ जाते हैं मौलिक कर्तव्य। देखो इससे पहले हम लोग रिवीजन किए, आगो ये वीडियो भले लंबा हो जाए, लेकिन डीपीएसपी हमारा खत्म हो गया, ठीक है ना, तो एक चैप्टर खत्म हो गया, और उसके बाद मौलिक कर्तव्य दूसरा चैप्टर पे चल रहा है। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिया गया है? तो यूएसएसआर से लिया गया है, सोवियत संघ से लिया गया है, और ये मूल संविधान में था नहीं था। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन जो 1976 हुआ, वह स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे इससे जोड़ा गया था। ठीक है। जोड़ा गया तो कौन सा भाग? तो 4th ए में जोड़ा गया, और 51 में 51 आर्टिकल नंबर 51 ए में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे? 10। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 46वें संविधान संशोधन, 46वें हमारे जवान पे हमेशा रहता है, 86 में संविधान संशोधन पे। ठीक है। 11वां जोड़ा गया। तो ध्यान रखना कि अभी कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 हैं। जब लागू किया गया था 42वें संविधान में तो कितने थे? तो 10 थे। और स्वर्ण सिंह समिति ने कितनी को सिफारिश किया था? 8 को। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बताएंगे, क्योंकि गलत तथ्य नहीं देना आप लोग के साथ, ऐसा नहीं है, इसको देखेंगे, बताएंगे, याद नहीं आ रहा हमें। ठीक। अब आ जाओ कौन कौन से हैं। तो 11 के 11 फंडामेंटल ड्यूटी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। इस पे भी क्वेश्चन बने नहीं है मेंस में, और बन सकता है, और सिंपल बनेगा। तो देखो 51 ए में हम स्मॉल ए में चलते हैं। तो संविधान के आदर्श संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए, पहला है। दूसरा क्या है? स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों का आदर करना चाहिए। तीसरा क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने की बात कहा गया है। डी में बोला गया देश की सेवा करना एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान करना। और ई में क्या बोला गया है? भाईचारे को बढ़ावा देना, धार्मिक और भाषाई जो बहुलता की रक्षा करना है, जो विविधता है उनकी रक्षा करना, और साथ ही साथ स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं को त्याग करने की बात किसमें कहा गया है? ई में कहा गया है। अब देखो एफ में क्या बोला गया है कि जो सामाजिक संस्कृति के है, कंपोजिट कल्चर, उनकी रक्षा करना। ठीक है। जी में क्या बोला गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना, ये पर्यावरण की रक्षा करना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। 48 ए में क्या बोला था? संरक्षण करना। और यहाँ पे क्या है? रक्षा करना, डिफरेंस कर लेना यहाँ पे। एच में क्या बोला? जो वैज्ञानिक मनोवृत्ति है या मानववादी सोच को, उनको विकास करना। आई में क्या बोला गया? सामूहिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से बचना। ठीक है। और जे में क्या बोला गया? व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र में श्रेष्ठता का प्रयास करना। व्यक्तिगत के क्षेत्र में, सामूहिक क्षेत्र में श्रेष्ठता का प्रयास करना किसमें बोला गया? जे में। के में क्या बोला गया? जो 86 संविधान संशोधन में जोड़ा गया कि अभिभावक का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दें। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 11 की 11 आप लोग को याद रखना है, और कैसे भी रटो, रट लेना। नहीं रटोगे, पूछेंगे ऑनलाइन पे, वहां पे आप लोग को बेइज्जती फील होगी। ठीक है। तो इससे अच्छा है कि यहीं पे रट लो, और याद भी होना चाहिए एक नागरिक होने के नाते। और दूसरा, हम एक शिक्षित नागरिक हैं, तो हमें अपनी ड्यूटी पता होना चाहिए और इसको फैलाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। ठीक है। आलोचना क्यों किया जाता है? तो आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की बात है, तो 11 के 11 दिखा दो ऐसे। ठीक है। और 11 दिखाने के बाद आलोचना कर दो। 4th ए में जो फंडामेंटल ड्यूटी है,
उसमें दंडात्मक व्यवस्था का अभाव है, अतः उसका पालन कम होता है। ये भी बात बोलेंगे, फंडामेंटल ड्यूटी का पालन क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना, तो ये बोल देना इसमें आलोचना में। दूसरा है भाग 4A में अनेक महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्यों को क्या कर दिया है, छोड़ दिया। जैसे कर देना, एग्जाम्पल में कर देना ये कर्तव्य होना चाहिए, लेकिन ये छोड़ दिया है। मौलिक कर्तव्यों में दोहराव दिखता है, तो मौलिक कर्तव्य में दोहराव दिखता है, ये चीज भी इसका आलोचना किया जाता है। महत्व क्या है मौलिक कर्तव्य का, फंडामेंटल ड्यूटी का, तो देखो अधिकार और कर्तव्य क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, इस आधार पे देखें तो अधिकारों को लागू करने के लिए हमें कर्तव्य का पालन भी जरूरी है। तो पहला महत्व तो ये होगा। और अभी बात ये हुआ था कि परिवर्तनीय बनाना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटी में, करंट में। तो क्यों परिवर्तनीय बनाना चाहिए, इसको आधार बना सकते हैं कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के क्या है, पूरक है। मौलिक कर्तव्यों से देश की सुरक्षा बनाए रखने में मदद मिलती है। तो एक करंट में है ना, ये पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटी को परिवर्तनीय बनाना चाहिए अपने पक्ष में रह, तो जितने महत्व की बातें हैं वो सारे लिख दोगे, सब पक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्यों से देश की सुरक्षा बनाए रखने में मदद मिलती है। इससे सामाजिक सामंजस्य से क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। इससे महिलाओं की स्थिति में क्या होता है, सुधार होता है। मौलिक कर्तव्यों को पालन करने से पर्यावरण की रक्षा होती है। तो ये होगा, और फंडामेंटल ड्यूटी को क्यों परिवर्तनीय बनाना चाहिए, इसके आधार में यही महत्व आप लिखेंगे। ठीक है ना, अब आ जाओ सरकार का गठन। तो हम लोग पढ़ेंगे केंद्र सरकार। तो देखो इसी वीडियो में हमने डीपीएसपी खत्म किया, फंडामेंटल ड्यूटी खत्म किया। अब सरकार की गठन या कार्यपालिका भाग 5 की बात करते हैं। तो इसमें पहला आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 52 में क्या बोला गया है कि भारत का राष्ट्रपति क्या है, संवैधानिक प्रमुख है। तो भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत चूंकि लोकतंत्रीय संसदीय लोकतंत्र को फॉलो करता है, इसलिए वह जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का क्या होता है, कार्यपालिका होता है। और भारत का प्रथम नागरिक कौन माना जाता है, ये राष्ट्रपति माना जाता है। ठीक है, अब ये क्या होना चाहिए, प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी, योग्यताएं। ठीक है ना, तो पहला है कि भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरा क्या कि न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कितनी, 35। लेकिन यहीं पे बता दें कि लोकसभा में हमारा कितना है, लोकसभा या विधानसभा दोनों ले लो, विधानसभा में कितना है, 25 वर्ष है। ठीक है, राज्यसभा और विधान परिषद में हमारा कितना है, 30 वर्ष। और प्रेसिडेंट और गवर्नर का हमारा क्या है, 35 वर्ष है। यहीं पे हम लोग वर्ष का देख लिए। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए, तीसरा योग्यता होना है। और चौथा है कि कोई लाभ का पद धारण नहीं किया होना चाहिए। तो 4 आधारों पे ही इनका योग्यता निर्धारित किया जाता है। क्या, पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है ना, दूसरा 35 वर्ष की आयु हो, तीसरा लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और चौथा लाभ का पद धारण नहीं करता हो। तो लाभ का पद अधिनियम 2006 के तहत 56 पद अपवाद हैं, 56 पद क्या हैं, अपवाद हैं। तो ये आप जब भी मेंस आंसर लिख रहे हो तो ये जब दे दोगे तो उसको लगेगा कि अरे ये तो बंदा अधिनियम का भी बात किया और कितने पद अपवाद हैं वो भी बात कर रहा है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। राष्ट्रपति का निर्वाचन देखो कैसे याद रखेंगे, 53 में शक्ति आता है, और शक्ति कितने वर्ड से है, 3 से, तो 3 से याद रखेंगे राष्ट्रपति की शक्ति। और निर्वाचन में 4 वर्ड आते हैं, कितने, 4, और यहाँ पे कितना है, 54 है। बस ठीक है यार, बस जैसे भी हो याद हो, गलत ना होना चाहिए प्री में। ठीक है ना, प्री के तो बात यही है, एक गलत तो अच्छा नंबर, मतलब गलत हो गया तो डिडक्ट हो जाएगा। तो क्यों ऐसा फालतू में, जैसे भी याद हो। शक्ति में 3 और निर्वाचन में 4। ठीक, संसद, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इसके निर्वाचन कौन करता है, संसद करता है। मतलब लोकसभा के और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित होते हैं, यहाँ पे एम्फेसिस कर रहे हैं, निर्वाचित जो होते हैं वही इनका चुनाव करते हैं। अर्थात जो मनोनीत होते हैं इसमें लोकसभा में और राज्यसभा में, जो मनोनीत वाला हटा दिया गया है, इसमें तो 12 हैं, तो वो क्या होंगे, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा और राज्यसभा की बात हुआ, और साथ ही साथ दिल्ली और पौंडीचेरी के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो भी इसमें क्या हो सकते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये ध्यान रखना आप। तो निर्वाचन में हम सीधे सीधे
बोलें कि लोकसभा, राज्यसभा और जितने विधानसभा हैं, और विधानसभा के साथ साथ इन दोनों में दिल्ली और पांडिचेरी का जुड़ा हुआ जितने निर्वाचित लोग हैं वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानसभा के अलावा दो और हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पांडिचेरी, इनके भी विधानसभा के सदस्य क्या होते हैं, निर्वाचन में पार्टिसिपेट करते हैं। सिंपल सा, ठीक है। तो निर्वाचन के बारे में मेंस पूछा जाएगा तो ये रखना। अब देखो कि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल का प्रत्येक सदस्य का वोट, एक प्री का यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन बोलता है कि एमपी का और एमएलए का, एमपी और एमएलए समझ रहे हो, सीधे सीधे जान लो कि जो संसद में होते हैं वो एमपी कहलाते हैं, अर्थात जो लोकसभा और राज्यसभा की बात होती है। तो एमएलए कौन, ये सिर्फ प्रांत की बात पे करते हैं, ठीक है ना। तो क्या वोटों, ये बोले एक क्वेश्चन में कि एमपी का वोट बराबर एमएलए का वोट होता है, तो क्या ये बात सही है, पहली बात। या दूसरा ऑप्शन दे दे कि एमपी का वोट एमएलए के वोट से ज्यादा होता है जब राष्ट्रपति के चुनाव में होता है, तो उसका निराकरण हम लोग यहाँ देखेंगे। तो इसमें दोनों का वोट का मूल्य अलग अलग होता है, एमपी और एमएलए का। कैसे एमएलए का वोट निकाला जाता है ये देख लेते हैं। तो एमएलए या विधायक का मत का मूल्य राज्य की जो जनसंख्या होगा, किस आधार पे, 1971 पे जो राज्य का जनसंख्या होगा, उस राज्य की जनसंख्या इंटू 1000 अपन जो एमएलए की कुल जनसंख्या, एमएलए की जो कुल संख्या हो, इनसे हमारा क्या निकल जाएगा, एमएलए की एक वोट की मत निकल जाएगा, ठीक है। और एमपी का मत निकालना हो तो एमपी का मत निकालना क्या है कि सभी राज्य का मतलब यहां पे 28 + 9, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है, हम डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, बीच बीच में कॉल आ जा रहा है, ठीक है। और कॉल आ जा रहा है कि हमने कहा था ना विशेष ऑफर दे रहे हैं, आप लोग जुड़ जाएं, इसके बाद बंद कर देंगे 10 लोगों को, ठीक है ना। तो अभी 10 लोग में 5 लोग तो अभी जब लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं तभी हो रहा है, ठीक है। कोई नहीं, आप लोग भी अगर इसका लाभ उठाना चाह रहे हैं तो कॉल जरूर करिएगा 9044636324 पे, ठीक है। एमपी का काउंट कैसे करेंगे, तो देखो 28 राज्य हैं, ठीक है, और 28 राज्य को और प्लस 9 क्या है, 9 तो नहीं बोलेंगे, 6 और 2 8 8 कि जो एमएलए चुनाव हुए हैं, जिनका वोट हमने काउंट किया एमएलए का, फिर से समझो यहाँ से ये वो गड़बड़ हो जाएगा। एमएलए के लिए बताया था कि एक वोट की काउंटिंग क्या होगा कि राज्य की जनसंख्या देखा जाएगा, उस राज्य की जनसंख्या किसके आधार पे देखा जाएगा, 1971 के आधार पे देखा जाएगा, इनटू 1000 करेंगे, 1000 अपन क्या करेंगे, जितने एमएलए की संख्या है वो एक एमएलए की वोट निकाल देंगे। एमपी का बोला कि जितने निर्वाचित एमएलए हैं, जो पहले बोला था निर्वाचित एमएलए हैं, उन निर्वाचित एमएलए का जो हमने यहाँ पे बता रखा है, वो निर्वाचित एमएलए का क्या कर देंगे हम, निर्वाचित एमएलए का राज्यसभा और प्लस लोकसभा के सदस्य हैं उनको जोड़ के डिवाइड कर देंगे, तो एमपी के एक वोट का निकल जाएगा, ठीक है। तो एमएलए और एमपी का दोनों का वोट का मत अलग अलग होगा, ये हमने पहले बता दिया। कोई कंफ्यूजन नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा है पॉज करो फिर समझो, ठीक है, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगा, तो ये बोला गया है एकल संक्रमणीय मत पद्धति होगा, ये आर्टिकल 55 में। तो आर्टिकल 55 में क्या है, निर्वाचन का प्रक्रिया बोला गया है। तो कैसा होगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति होगा। इसको समझना है कैसे होगा कि जैसे मान लो कि इसको समझने के लिए बड़ा आसान सा कि राष्ट्रपति के लिए 4 लोग चुनाव में उठे, तो चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, वो क्या करेगा कि अपना फर्स्ट प्रायोरिटी किसी को देगा, सेकेंड प्रायोरिटी उसके बाद देगा जिसको प्रेसिडेंट बनाना, और थर्ड प्रायोरिटी किसी को देगा, ठीक है। एकल संक्रमण की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रायोरिटी के आधार पे देगा,
ठीक है ना, प्रायोरिटी के आधार पे देगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा। मान लो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला जो है बंदा, फर्स्ट प्रायोरिटी में जो जिसको दिया गया है वो 50%+1 अगर सीट प्राप्त कर लेता है, वोट प्राप्त कर लेता है, तो वो सीधे सीधे प्रेसिडेंट बन जाएगा। क्या होगा? प्रेसिडेंट बन जाएगा। लेकिन अगर 50%+1 नहीं वोट प्राप्त करता है तो फिर क्या होगा? जो सबसे कम मत दिया गया होगा, मान लो कि थर्ड वाले को सबसे कम मत मिला है, ठीक है, तो थर्ड वाले को क्या कर देगा? यहाँ से हटा देंगे, थर्ड वाले को हटा देंगे, और थर्ड वाले को हटा के अब इसकी प्रायोरिटी में जो फर्स्ट नंबर होगा, थर्ड वाले में जितने लोग होंगे जो थर्ड प्रायोरिटी देंगे और कम मत होगा, तो इसके प्रायोरिटी में जो 1, 2 और 3 होगा वो उनको वोट दे दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, और थर्ड वाला हट गया है। अब फिर देखा जाएगा कि 50%+1 आ गया है कि नहीं वोट वाला काउंटिंग, तो वो अगर आ गया है तो जीत जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर सेकंड वाला, ऐसे प्रायोरिटी में सेकंड वाला को हटा के फिर बांट दिया जाएगा, और ये तब तक प्रक्रिया चलेगा जब तक 50%+1 की संख्या ना आ जाए, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ रहा है। कहने का मतलब हमने क्या बोला कि प्रत्येक सदस्य का एक वोट डालने का अधिकार होगा और उम्मीदवारों के बीच उसे अपनी पसंद के अनुसार वरीयता क्रम इंगित करना होगा, जो हमने 1, 2, 3 बोला। चुनाव के बाद प्रथम चक्र की मतगणना होती है, जिसमें पहली वरीयता के आधार पर उम्मीदवारों के बीच मतों का वितरण किया जाता है, ठीक है। अगर किसी उम्मीदवार को निर्वाचन का कोटा जो 50%+1 बताया प्राप्त हो जाएगा तो वो निर्वाचित घोषित किया जाएगा, नहीं तो द्वितीय चक्र में मतगणना की जाती है और इसमें सबसे कम मूल्य प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को चुनाव से बाहर कर दिया जाता है। तो जो सबसे कम पाया जाता है उसको बाहर कर दिया जाता है, और उसमें जो इंगित वरीयता होती है वो जो उम्मीदवार होते हैं उनको हस्तांतरित कर दिया जाता है और फिर से कोटा देखा जाता है, ठीक है ना। तो ये हमने बता दिया है कल संक्रमण। इसकी आलोचना क्यों किया जाता है? तो पहला आलोचना किया जाता है कि जो निर्वाचन की पद्धति है वो अत्यधिक जटिल है, ठीक है। दूसरा क्या आलोचना किया जाता है कि निर्वाचक जो मंडल के सदस्यों के द्वारा अपने मत में मान लो कि वरीयता क्रम इंगित करना करें ही नहीं, ऐसा अनिवार्य नहीं किया गया कि 1, 2, 3 करें, तो अनिवार्य नहीं किया गया, तो ये भी एक हो सकता है कि बड़ी संख्या पे लोग क्या करें, अपने वरीयता क्रम को इंगित न करें, तो फिर इस प्रक्रिया में क्या होगा? गतिरोध पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो पहला बताया कि जटिल प्रक्रिया है, दूसरा बताया कि इसमें अगर वरीयता क्रम इंगित करना अनिवार्य नहीं किया गया, अगर मान लो अनिवार्य नहीं है तो बहुत संख्या जो MP MLA हैं वो क्रम न निर्धारित करें तो फिर ऐसे केस में गतिरोध उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। तीसरा बताया कि अगर मूल्य बराबर हो जाए, दो उम्मीदवार हैं X और Y और दोनों का क्या हो जाए? मूल्य बराबर हो जाए, तो वैसे गतिरोध को समाधान कैसे किया जाए, इस बात पे भी आलोचना किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाया गया है। जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाया गया है राष्ट्रपति चुनाव में, ये केवल बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों पे लागू हो सकता है। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों पे लागू हो सकता है, इसको आधार बना के क्या किया जाता है? आलोचना किया जाता है, ठीक है ना। अब अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्यों? अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्यों? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्यों लिया गया प्रेसिडेंट का? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जानते हो कि नाम मात्र का हमारा प्रेसिडेंट क्या होता है? कार्यपालिका होता है। इसके पास उतनी शक्ति नहीं होता है जितना जितना कि प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, और प्राइम मिनिस्टर हमारा क्या होता है? प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाता है। अगर इस आधार पे हम देखें प्रेसिडेंट को भी प्रत्यक्ष आधार पे चुना जाए, चुनाव होता, तो फिर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में टकराव देखने को मिलता। अब चूंकि शक्ति कम दिया गया है, इनको नाम मात्र का कार्यपालिका घोषित किया गया है, इसलिए अप्रत्यक्ष रखना, चुनाव रखना ज्यादा सही लगा, ठीक है। तो दोनों में टकराव हो सकता है अगर प्रत्यक्ष चुनाव रखा, पहला बताया। दूसरा बताया कि निर्वाचक, दूसरी बात है इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है, ये ध्यान रखना अप्रत्यक्ष चुनाव क्यों रखा गया, तो हमने बता दिया आधार क्यों रखा गया कि दोनों अगर प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो टकराव बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नाम मात्र की शक्ति दी गई है, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाना ज्यादा सही था। दूसरी बात है कि अगर मान लो क्वेश्चन 3 में पूछा जाता है कि निर्वाचक मंडल में, कहीं निर्वाचक मंडल है, जैसे मान लो कि विधानसभा कहीं है ही नहीं है, तो क्या चुनाव प्रभावित होगा? मान लो कि जो भी MLA हैं तो किसी एक राज्य में विधानसभा विघटित है, तो विधानसभा विघटित है तो क्या प्रभाव पड़ेगा?
तो सीधे सीधे संविधान में बोला है कि अगर कोई रिक्त चुनाव प्रक्रिया है या विधानसभा कार्य में नहीं है तो वो चुनाव प्रक्रिया पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी बात है कि राष्ट्रपति चुनाव में कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होने चाहिए। तो निर्वाचक मंडल के सदस्य 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदन होने की जरूरत है, तभी वो जाके प्रेसिडेंट की चुनाव के लिए लड़ सकता है। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदन, ठीक है। और ये बार बार पूछा जाता है कि प्री में निर्विरोध कौन निर्वाचित हुआ था एकमात्र राष्ट्रपति। तो नीलम संजीवन रेड्डी थे, नीलम संजीव रेड्डी थे, ये निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे, इनके विरोध में कोई नहीं था, ठीक है ना। और यही थे कि जो वाइस प्रेसिडेंट ना होकर सीधे प्रेसिडेंट के चुनाव लड़े थे, ठीक है ना। द्वितीय चक्र के मतगणना पे, जैसे कहते हैं ना एकल संक्रमण हस्तांतरण की बात कहे थे प्रक्रिया में, तो द्वितीय चक्र के मतगणना से जीतने वाले एकमात्र राष्ट्रपति या द्वितीय चक्र मतगणना कहाँ हुआ था, जहां पे 50% +1 कोटा नहीं पूरा हुआ था, तो बीबी गिरी के केस में हुआ था। बीबी गिरी जब दूसरी बार मतगणना हुआ था तो उसमें जीते थे। तो एकमात्र राष्ट्रपति हैं बीबी गिरी, ठीक है। निर्विरोध राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। तो ये दोनों थे, ये ध्यान रखना, ठीक, प्री के लिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, राष्ट्रपति की महाभियोग की बात करते हैं या पद मुक्ति की। तो कार्यकाल की समाप्ति से पहले चुनाव हो जाना चाहिए, ठीक है ना। कितने? 6 महीने से पहले। पुराना राष्ट्रपति तब तक पद पर रहेगा जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट प्री के लिए, तब तक पद पे रहेगा जब तक वो नया राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए। रिक्त कैसे होगा राष्ट्रपति के पद? मृत्यु हो जाए तो, त्यागपत्र दे दे तो, निर्वाचन रद्द हो जाए तो, या महाभियोग लग जाए। और रिक्त की तिथि से 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए। ये बात है, 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ रिक्त के समय, अगर मान लो कि प्रेसिडेंट का पद रिक्त हो जाता है तो प्री में बहुत सारे क्वेश्चन बनता है। तो अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो कौन बनेगा राष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति बनेगा। अगर मान लो उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कौन बनेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनेगा। अगर मान लो ये भी नहीं हो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होगा वो बनेगा। तो ये इस क्रम में बनेगा, ये प्री के लिए है, ठीक है ना। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश बनेगा। इसके बाद का क्रम संविधान ने नहीं बताया है, अर्थात संविधान मान रहा है। तो एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 1969 में एम हिदायतुल्लाह जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। उनके बाद कार्यपालिका या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बैठे थे कौन? एम हिदायतुल्लाह। ये क्या थे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है ना। तो जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के ये चीफ जज थे, ठीक है ना। राष्ट्रपति के महाभियोग लगाने के लिए 2 आर्टिकल हैं, 56 और 61। लेकिन अगर केवल महाभियोग से जुड़ा हुआ आर्टिकल पूछा जाए तो 61 होगा, लेकिन 56 को इग्नोर नहीं कर सकते, ये दोनों ही है। लेकिन मुख्य आर्टिकल हमेशा 61 है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति पे केवल एक आधार पे महाभियोग लगाया जा सकता है। एक आधार पे, क्या? कि संविधान का उल्लंघन करने पे। अगर संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो उस पे क्या लगाया जा सकता है? वो महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है ना। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, मतलब लोकसभा में भी लाया जा सकता है या राज्यसभा में। तो ध्यान रखना कि जो महाभियोग के बारे में मेंस में क्वेश्चन पूछे तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन ये लाने से पहले 2 शर्त होना चाहिए। क्या 2 शर्त हैं? तो 2 शर्त ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो अगर मान लो लोकसभा में लाया जाता है तो वहां के 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए कि महाभियोग लाया जा रहा है। और दूसरा क्या होना चाहिए कि 14 दिन पूर्व प्रेसिडेंट को सूचना देना चाहिए। ये 2 हैं शर्त। मान लो राज्यसभा है तो राज्यसभा के 245 सीट है, तो 1/4 लोगों का क्या हो? हस्ताक्षर हो महाभियोग लाने का, और साथ साथ प्रेसिडेंट को 14 दिन पहले क्या कर दें? सूचना दे दें, तो फिर महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। और फिर जिस सदन में लाया जाता है वो सदन में मतदान होता है, और मतदान क्या 2/3 विशेष बहुमत से अगर पारित हो जाता है उस सदन से, तो फिर दूसरे सदन में जाता है। मान लो लोकसभा से 2/3 पारित हुआ तो वो राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में मतदान होगा,
और वहां पे भी विशेष बहुमत से क्या होगा, वो पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति को स्वतः पद मुक्त होना पड़ता है, राष्ट्रपति को स्वतः पद मुक्त होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि विशेष बहुमत से दोनों सदन से क्या होना चाहिए, प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ठीक है, तो महाभियोग का प्रस्ताव कैसे लाया जाता है, इसके बारे में मेंस में पूछा जाएगा, तो आप जरूर इसका। राष्ट्रपति की शक्तियां की बात करें, राष्ट्रपति की शक्तियां की बात करें तो आर्टिकल 74(1) क्या बोलता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होना चाहिए। तो मंत्रिपरिषद की बात कौन सी बात में बोला गया, 74A में बोला गया है 1 में, कि मंत्रिपरिषद होगी किसको सलाह देने के लिए, प्रेसिडेंट को। लेकिन लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, प्री में ये 42वें संविधान संशोधन में एक लाइन जोड़ दिया गया, एक लाइन ये जोड़ा गया कि जो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पे केवल वर्बल नहीं, लिखित रूप से, ठीक है, कार्य करेगा। ठीक है, लिखित रूप से। थोड़ा सा ये हुआ कि ठीक है, हाँ, जो बताना चाह रहे थे बता दिया लिखित पे। 44वां संविधान संशोधन 1978 आया, उसमें बोला कि मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए, जो मंत्रिपरिषद सलाह देगा उसको पुनर्विचार के लिए प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, लौटा सकता है। इसमें प्रावधान किया गया 44वें में। लेकिन फिर से पुनर्विचार करके मंत्रिपरिषद अगर किसको, मंत्रिपरिषद लौटा देती है प्रेसिडेंट को, तो वो उस पे अपना अनुमोदन देने के लिए बाध्य है। क्या है, बाध्य है, ये ध्यान रखना। तो ध्यान रखना कि मंत्रिपरिषद की सलाह पे कार्य करेगा, और कैसा, लिखित सलाह पे। अगर 44वें संविधान संशोधन में बोला कि अगर मंत्रिपरिषद, प्रेसिडेंट क्या करे, मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, एक बार लौटा सकता है मंत्रिपरिषद को। ठीक है, मंत्रिपरिषद को एक बार लौटा सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद फिर से उस पर विचार करके और प्रेसिडेंट को दे, तो वो उस पर अनुमोदन देने के लिए बाध्य है। ये 44वें में बोला गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्री के लिए, और मेंस में भी हम कोट कर सकते हैं। 74(1) में प्रशासनिक शक्ति की बात कही गई है, या कार्यपालिका शक्ति की बात कही गई है, किसके, प्रेसिडेंट के। तो कार्यपालिका शक्ति क्या है, कार्यपालिका शक्ति में आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो हमने बताया था ना कि राष्ट्रपति की शक्ति का कौन सा आर्टिकल है, 53 है। ठीक है, पहला क्या है कार्यपालिका शक्ति, कि उसी के प्रेसिडेंट के नाम से देश का शासन चलाया जाता है। दूसरा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। तो दो बातें इंपॉर्टेंट है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी नियुक्ति की जाती है, ना कि चुनाव किया जाता है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात कि जो प्रधानमंत्री के अलावा है, जो मंत्रियों का चुनाव होगा, नियुक्ति होगा, वो प्रधानमंत्री की राय के आधार पर प्रेसिडेंट करेगा। दो बात। तीसरा क्या, संघ के सभी प्रमुख संवैधानिक पद हैं, जो जैसे आयोग ले लो, ठीक है, आयोग, यूपीएससी आयोग ले लो, ठीक है, कैग ले लो, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, जो आर्टिकल 76 के नाम बोल रहे हैं उसका, बिलाल, फिलहाल ऐसे कैग है, आयोग है, बहुत सारे संवैधानिक पद हैं। उसके अध्यक्ष का चुनाव, नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, उसको पद मुक्त करता है। सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर का नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। युद्ध और शांति की घोषणा कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये प्रेसिडेंट का क्या है, कार्यपालिका शक्ति है। ठीक है, अब विधायक शक्ति में देखें तो विधायक शक्ति किसमें आ जाएगा, एक्चुअली में 79, जो आर्टिकल 79 है, संसद की बात कही गई है, और संसद में लोकसभा, राज्यसभा और प्लस प्रेसिडेंट आता है। ये 79 में बोला गया, अर्थात संसद का अंग प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो विधायी शक्ति में देखो तो संसद का सत्र बुला सकता है, समाप्ति कर सकता है, ये विधायी शक्ति है। और दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाने का विधायी शक्ति किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करना वो विधायी शक्ति है। जैसे 4 आधारों पे विधान मनोनयन किया जाता है राज्यसभा में, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 आधार, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। ठीक है ना, इन 4 आधार पे क्या करता है, 12 सदस्यों का मनोनयन करता है राज्यसभा में।
जो लोकसभा में 2 एंग्लो भारतीय का मनोनयन करना था, वो 104वां संविधान संशोधन हुआ है, उसे समाप्त कर दिया गया था। अब ये बात ही नहीं उठनी चाहिए। अब एक है अध्यादेश करने के प्रेसिडेंट की शक्ति। अभी तक कौन कौन सी शक्ति पढ़ा? कार्यपालिका शक्ति पढ़ा, ठीक है, उसके बाद विधायिकी शक्ति पढ़ा, और तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं अध्यादेश का शक्ति, अर्थात आर्टिकल 123। इसमें क्या है कि मान लो ये अध्यादेश होता है, पहली बात की अल्प अवधि का कानून होता है, और ये कार्यपालिका द्वारा जारी किया जाता है, अर्थात प्रेसिडेंट के द्वारा। कब होता है? जब विधायिका सत्र में न हो, विधायिका विधायिका क्या हो? सत्र में न हो, तब ये जारी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 123 के अनुसार जब संसद का सत्र न चल रहा हो और राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि इस पे किसी चीज पे कार्यवाही करना जरूरी है, तो वो क्या करेगा? अध्यादेश जारी करेगा, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो अध्यादेश जारी करेगा प्रेसिडेंट, वो सत्र प्रारंभ होने की तिथि से 6 हफ्ता लागू रहेगा। कितना? 6 हफ्ता। अगर 6 हफ्ता के भीतर संसद उस पर अनुमोदन नहीं करती है, तो वह अध्यादेश अस्थायी हो जाता है। अगर 6 हफ्ता के भीतर कोई संसद क्या कर दे? अनुमोदन दे दे, तो वो अध्यादेश क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा। लेकिन 6 हफ्ता के बाद अगर 6 हफ्ता के अंदर नहीं करता है, तो 6 हफ्ता के बाद अध्यादेश क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट और मेंस में लिखने के लिए, ठीक। अध्यादेश का मूल्यांकन अगर करने के लिए आए तो क्या करेंगे? तो आलोचनाएं देंगे। देखो, अध्यादेश है, अध्यादेश एक तरह से हम देखें तो ये शक्ति के पृथक्करण के खिलाफ है, शक्ति के पृथक्करण के खिलाफ है 123, ठीक है। कार्यपालिका कार्यपालिका संसद में विधि निर्माण की शक्ति में क्या कर सकती है? हस्तक्षेप कर सकती है। जो कार्यपालिका है वो संसद के विधि निर्माण में हस्तक्षेप कर सकती है। तो इस आधार पे हम आलोचना करते हैं। और अध्यादेश का दुरुपयोग करके कार्यपालिका जो प्रेसिडेंट है वो क्या? तानाशाही की ओर जा सकती है। तो ये भी एक इसका क्या है? आलोचना है। तीसरा क्या है कि व्यवहार में भारत में चुनावी लाभ प्राप्त करने के लिए भी अध्यादेश का क्या किया जा सकता है? दुरुपयोग किया जा सकता है। तो ये 3 आधार पे हम क्या कर सकते हैं? आलोचना कर सकते हैं, और एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल हम डाटा जो शेयर किए हैं उसमें है। क्या अध्यादेश जारी करने की शक्ति समाप्त कर देनी चाहिए? क्वेश्चन है, आएगा, टिप्पणी कीजिए। अगर टिप्पणी करने के लिए क्वेश्चन आए तो कहते हैं कि अध्यादेश की शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन संकटकालीन स्थिति में निपटने के लिए अध्यादेश जरूरी है। तो अध्यादेश का दुरुपयोग तो हो सकता है, लेकिन संकटकालीन अगर कोई स्थिति आए तो वहां पे ये उससे निपटने के लिए अध्यादेश क्या है? जरूरी है। दूसरा हम पक्ष रखेंगे कि अध्यादेश का दुरुपयोग को रोकने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका या निष्पक्ष न्यायपालिका है, जो समय समय पर अपने निर्णयों से इसका दुरुपयोग को रोक लगाई है। और हम देखेंगे केस में कि कहां कहां दुरुपयोग पे रोक लगाई है। तो दूसरा पक्ष ये दे सकते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका है भारत में, जो दुरुपयोग को क्या करते हैं? रोक लगाते हैं। तीसरा क्या है? केस स्टडी में हम आते हैं तो आरसी कूपर वर्सेस भारत संघ का 1970 का केस है। इसमें बोला गया कि न्याय जो अध्यादेश है उसका पुनरावलोकन हो सकता है। जब पुनरावलोकन हो सकता है तो क्या कर सकता है? जुडिशियल रिव्यू होने के कारण ये अगर अध्यादेश दुरुपयोग हो रहा है तो उसको प्रतिबंधित कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। किसमें बोला गया? आरसी कूपर केस में। AK राय केस आया था, उसमें फिर से दोहराया क्या कि अध्यादेश का पुनरावलोकन हो सकता है, ठीक है। फिर आया DC बाधवा केस बनाम बिहार राज्य। DC बाधवा केस में बहुत अच्छा वर्डिक्ट आया कि अगर एक ही बात पे, एक ही विषय पे बार बार अध्यादेश या 123 का यूज किया जा रहा है, तो नागरिकों का कर्तव्य है कि उस अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती दे। पहली बात, DC बाधवा केस मेंशन करना चाहिए, बहुत अच्छा है कि अगर कार्यपालिका बार बार अध्यादेश लेके आ रही है किसी एक ही विषय पे, तो फिर नागरिकों का कर्तव्य बन जाता है कि वैसे अध्यादेश को न्यायालय में क्या करे? चुनौती दे। और दूसरा बोला DC बाधवा कि जो आर्टिकल 123 है, अध्यादेश है, वो विशेष परिस्थिति में ही इसका उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि राजनीतिक लाभ पाने के लिए इसका दुरुपयोग किया जाए।
डीसी बादवा का दूसरा बात। तीसरा है कि भारत में नियतकालिक चुनाव पे आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो व्यवहार में अध्यादेश के दुरुपयोग को रोकती है। मतलब ये डीसी का नहीं था, डीसी बाधवा का नहीं था, ये एक और हम पक्ष ले सकते हैं कि भारत में नियत हर 5 साल पे या जब भी विघटन हो जाए तो चुनाव होने है, और चुनाव है तो अध्यादेश का कोई दुरुपयोग किया रहेगा कार्यपालिका, तो फिर वो उसको जनता चुनेगी नहीं। तो उस चुनाव बार बार पे नियत काल पे चुनाव होना भी एक तरह से देखे तो अध्यादेश के दुरुपयोग को क्या करती है, रोकती है। ठीक है ना। अब आ जाओ वीटो की शक्ति, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। अभी तक हमने क्या क्या 3 शक्ति देखा, कार्यपालिका, विधायिका और अध्यादेश। अब हम देख रहे हैं वीटो की शक्ति या निषेधाधिकार। तो वीटो की शक्ति देखो, 4 तरह की वीटो होता है। एक होता है एब्सोल्यूट वीटो जिसको अत्यंतिक या निरपेक्ष वीटो बोलते हैं, दूसरा होता है क्वालिफाइड वीटो या विशेषित वीटो बोलते हैं, तीसरा होता है सस्पेंशन वीटो जिसको निलंबनकारी वीटो बोलते हैं, और चौथा होता है जेबी वीटो। ठीक है। अब इनका अर्थ, ये प्रकार बता रहे हैं कि वीटो के इतने प्रकार होते हैं। तो देखो, अत्यंतिक वीटो या निरपेक्ष वीटो, एब्सोल्यूट वीटो ऐसा वीटो जिसे समाप्त न किया जा सके। एक वर्ड में अर्थ निकालें, अत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो वो वीटो होते हैं जिसको समाप्त ना किया जाए। और ये किसको प्राप्त है? एग्जांपल, अत्यंतिक एब्सोल्यूट वीटो प्राप्त है ब्रिटिश सम्राट को। दूसरा क्या है? विशेष वीटो, क्वालिफाइड वीटो, ऐसा वीटो जिसे विशेष बहुमत से समाप्त किया जा सकता है। अर्थात ये प्रेसिडेंट का ऐसा वीटो है कि जिसको विशेष बहुमत पारित करके समाप्त किया जा सकता है। ये किससे प्राप्त है? तो ये अमेरिका के प्रेसिडेंट को प्राप्त है। सस्पेंशन वीटो, ऐसा वीटो जिसे साधारण बहुमत से समाप्त किया जा सकता है। देखो इंपॉर्टेंट है, क्वालिफाइड वीटो में विशेष बहुमत से समाप्त किया जाएगा, जबकि सस्पेंशन वीटो हमेशा साधारण बहुमत से होगा। और ये किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति के, फ्रांस के राष्ट्रपति को प्राप्त है। जेबी जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, जब राष्ट्रपति किसी विषय पे निर्णय लेने में विलंब करे, व्यवहार में उसे लागू करने से रोक देता है, मतलब कि निर्णय लेने में विलंब करे और व्यवहार में उसे लागू करने से रोक देता है, तो उसे जेबी वीटो कहते हैं। तो ये यूएस के राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो ये तो हमने 4 वीटो को बताया और उदाहरण दे दिया, लेकिन भारत में कौन वीटो क्या है, भारत के राष्ट्रपति के वीटो का, वो देख लें। तो भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो एक अत्यंतिक वीटो है, निलंबनकारी वीटो है और जेबी वीटो है। ये 3 प्रकार के वीटो हैं। अब वीटो की शक्ति कहां से प्राप्त होती है प्रेसिडेंट को? तो ये आर्टिकल 111 में है। किसमें है? 111। आर्टिकल 111 क्या बोलता है? 111 बोलता है कि कोई विधेयक संसद से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उसे अनुमति दे सकता है, अनुमति विधारित कर सकता है, या उसे पुनर्विचार के लिए संसद के पास लौटा सकता है। ये कौन सा आर्टिकल है? 111। ठीक है। लेकिन अगर पुनर्विचार होके फिर से आता है तो राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए बाध्य है। ये ध्यान रखना, ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा जेबी वीटो, ये आर्टिकल 74(1) के तहत देखा जा सकता है। 1 के तहत इसका यूज कौन किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह थे। उन्होंने 1986 में डाकघर संशोधन विधेयक पारित होने से रोका था जेबी वीटो के माध्यम से। एक एग्जांपल हो गया। तो 3 वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। और हमने कहा ना, ये मेंस में लिखने के लिए आएगा एग्जांपल के साथ, वैसे ही जो बनाया था अंतर करके कि क्या अर्थ होता है, कैसे, वैसे होता है। अब आते हैं एक और शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति हमारी 5 प्रकार की होती है। ठीक है। 5 प्रकार में कौन सा है? क्षमा मतलब पार्डन, लघुकरण, कम्यूटेशन, परिहार, रिमिशन, विराम, रिस्पाइट, निलंबन, रिप्राइव। तो ये 5 को इंग्लिश भी याद रखना, कभी कभी कंफ्यूजन होता है। बड़ा सिंपल वे में हम बता रहे हैं कि क्या क्षमा होता है। क्षमा का मतलब अपराधी को सजा मुक्त करना, क्षमा का मतलब सजा से मुक्त कर देना। लघुकरण का मतलब क्या होता है? लघुकरण का मतलब होता है कि जो दंड का प्रकार है उसे बदल के हल्का दंड दे देना। लघुकरण में क्या होगा? दंड का प्रकार बदल जाएगा और उस कैसा हो जाएगा? प्रकार के बदल के हल्का हो जाएगा। परिहार में क्या होगा? दंड की मात्रा को कम करना। लघुकरण में क्या है? प्रकार को चेंज किया जाएगा, लेकिन परिहार में दंड की मात्रा को ही कम कर देंगे। विराम में क्या है? किसी मानवीय तथ्य के आधार पर क्षमा देना। जैसे अगर प्रेग्नेंट वुमेन है उसको क्षमा देना, तो ये विराम है, तो मानवीय तथ्य के आधार पर क्षमा देना। निलंबन क्या है? कि मृत्युदंड के क्रियान्वयन जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको रोक देना, निलंबन में आता है, रिप्रेव में आता है। तो ये ध्यान रखना, ये हमारा किसमें था? ये 5 प्रकार के, और बड़ा सिंपल में बोला है, उसे याद रख। क्षमादान की शक्ति के संबंधित मुद्दे आते हैं। मुद्दे क्या आते हैं? केस स्टडी देखें क्षमादान को लेके। तो पहला है केस केहर सिंह बनाम केस। केहर सिंह बनाम भारत संघ 1989।
केहर सिंह केस में क्या बोला गया, केहर सिंह केस में कि क्षमादान की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पे किया जाएगा। जो क्षमादान की शक्ति का प्रयोग है प्रेसिडेंट करेगा, वो किस पे करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पे किया जाएगा। और इस व्यवहार में, इस मामले में गृह मंत्री की सलाह भी मानी जाती है, तो गृह मंत्री की सलाह भी मानी जाएगी। अपराधी को राष्ट्रपति के सामने मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं होता है, मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं होता है अपराधी को राष्ट्रपति के सामने। राष्ट्रपति अपने निर्णय का कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। अगर कोई निर्णय दे दिया तो उसके लिए उसको बताने के लिए बाध्य नहीं है। क्षमादान की शक्ति न्याय का क्या हो सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। ठीक है, क्षमादान की शक्ति का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। किसमें बोला, केहर सिंह बनाम केस में बोला। लेकिन अगर राष्ट्रपति का निर्णय अतार्किक हो या मनमाना हो या द्वेषपूर्ण हो या भेदभाव से पूर्ण हो, तो ऐसे केस में न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। प्री के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। क्षमादान की जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, लेकिन अगर द्वेष की भावना से हो, अतार्किक हो, मनमाना हो, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ये किस केस में बोला गया, केहर सिंह केस में। ठीक है ना। अब आलोचनाएं की बात आए तो आलोचना के देखो तो राष्ट्रपति की क्षमादान की आलोचना किया जाता है कि ये शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है, कि न्यायपालिका दे रहा है और कार्यपालिका उसे उन्मुक्ति कर दे रहा है। तो ये क्या है, पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है। दूसरा क्या आलोचना किया जाए कि न्यायपालिका की गरिमा के विरोध भी माना जा सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तीसरा क्या आलोचना हो सकता है कि अभी राष्ट्रपति की क्षमादान करने की जो शक्ति है वो विवादित हो गया है। क्यों, इस पे बहुत सारे याचिका दायर किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। क्यों, इसका शक्ति का राजनीतिकरण हो रहा है। जो प्रेसिडेंट की क्षमादान की शक्ति है उसका राजनीतिकरण हो रहा है इस समय। ठीक है, और समय सीमा कोई निर्धारित नहीं है। प्रेसिडेंट का कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। समय नहीं निर्धारित होने के कारण अभी देखो कि राजीव गांधी के जो हत्यारे थे उनको सजा से मुक्त कर दिया गया। फांसी देने की जो सजा थी उनसे उन्मुक्त मिलेगी। ठीक है, कितने सालों तक रहा, तो कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। ठीक है ना। अब आ जाओ केस स्टडी देखें। शत्रुघ्न सिंह केस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी क्षमादान को लेकर करेंगे तो ये केस हमें नोट करना ही या बताना ही है। न्यायालय के अनुसार दया याचिका पे उचित प्रक्रिया के तहत विचार किया जाना अपराधी का मूल अधिकार है। कहने का मतलब कि अगर याचिका किसी ने दायर किया है याचिका, तो आर्टिकल 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार में शामिल है। ठीक है, और ये 21 के तहत एक समय सीमा के भीतर इसका क्या करना चाहिए, निपटारा करना चाहिए अगर याचिका दायर किया गया है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट शत्रुघ्न सिन्हा केस में ये तर्क रखा कि याचिका निपटारा जो हो रहा है वो अतार्किक हो रहा है, विलंब हो रहा है और अनुच्छेद 72 को विरोधाभास पूर्ण बना देता है। जो आर्टिकल 72 है उसको विरोधाभास बना देता है। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 72 में दी गई क्षमादान की शक्ति व्यवहार में एक दंड बन जाता है। कैसे बन जाता है समझो जरा सा। कि मान लो कि एक प्रेसिडेंट के पास कोई याचिका दायर किया, अब याचिका दायर किया और उस याचिका को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके ऊपर फांसी एक्सिक्यूट नहीं किया जा सकता जब तक याचिका कर लिया। और उसके बाद प्रेसिडेंट 5 साल की अपनी अवधि पूरा कर रहा है और उसके बाद 5वें साल में जाके उसके याचिका को क्या कर दे रहा है, कैंसिल कर दे रहा है या रद्द कर दे रहा है या उसको कह रहा है सही ठहरा रहा है, तो फिर आर्टिकल 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार उससे वंचित रह जाता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है। ठीक है, और ऐसे में दंड वो भोग रहा है, जेल में रह रहा है, वो दंड भोग रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पक्ष रखा कि ऐसे केस में मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल देना चाहिए। और ऐसे मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल देना ये उसका मौलिक अधिकार हो जाएगा। ठीक है, तीसरा सुप्रीम कोर्ट शत्रुघ्न सिन्हा केस में हुआ था कि अगर न्यायालय के अनुसार अगर मान ले याचिका क्या कर दे रहा है, प्रेसिडेंट अस्वीकृत कर दे रहा है और फांसी पे क्या कर रहा है, जैसे अस्वीकृत कर दिया 24 घंटे में चढ़ा दिया। नहीं भाई, आपको कम से कम जो याचिका
अस्वीकार किया है प्रेसिडेंट ने, उसके और फांसी देने के बीच में कम से कम 14 दिन का अंतर होना चाहिए। किस केस में बोला गया? शत्रुघ्न सिंह केस में। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आ जाए आपातकालीन शक्तियां। ये भाग 18 में है। तो राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां दिया गया है। राष्ट्रीय आपात, ठीक है, और ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन, और तीसरा वित्तीय आपात। तो ये 3 आपात हैं और इन तीनों आपात को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग रिवीजन भी किए, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, और दूसरी बात हम लोग पढ़े भी आगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।